बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। नोटबंदी और जीएसटी जैसे फैक्टर्स के बावजूद बीजेपी ने गुजरात में अपनी साख बचा ली और हिमाचल प्रदेश पर भी कब्जा कर लिया। क्या मुल्क में मुआशी मसाइल से ज्यादा फिरका परस्ती या इस तरह के दूसरे मामलात अहमियत रखते हैं? इस नतीजे का आपके लिए और मेरे लिए और मुल्क के लिए क्या मतलब है, जानने की कोशिश करेंगे दुनिया भर से के दूसरे हिस्से में। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। बीजेपी गुजरात बचाने में कामयाब, हिमाचल पर कब्जा कर लिया। मोदी ने कहा विकास की जीत हुई। मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया, कांग्रेस की हार के बावजूद राहुल का कद बढ़ा। ट्रंप का यरूशलेम फैसला वापस लिया जाए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद, अमेरिका का वीटो। फलस्तीनी इलाकों में झड़पें जारी, इस्राएल ने एक बार फिर किए गाजा पर हमले। ईरान ने अल-हूसियों को हथियारों की सप्लाई का इल्जाम रद्द कर दिया, यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका के खिलाफ शिकायत करेगा। फ्रांस के सदर ने कहा बशार अल-असद ने जंग जीती है, ओहदे पर बरकरार रहेंगे। काबुल में फौजी इमारत पर आईएस का हमला, जबरदस्त लड़ाई। यूएन ओहदेदार ने कहा आंग सांग सूची पर नस्लकुशी के इल्जाम में मुकदमा चल सकता है। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पर वोटिंग हुई, जिसमें अमेरिका से कहा गया कि वो यरूशलेम या अल-कुद्स के बारे में अपना फैसला वापस ले। हाल ही में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत करार दिया था और हुक्म दिया था कि इसराइल में अमेरिका के सफारत खाने को तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल कर दिया जाए। ट्रंप के इस ऐलान के बाद मुस्लिम दुनिया में काफी बेचैनी पाई जाती है और फलस्तीनी इलाकों में रोजाना इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस और फलस्तीनी एहतजाजियों के दरमियान झड़पें हो रही हैं। पता चला है कि अमेरिका ने सिक्योरिटी काउंसिल में इस करारदाद को वीटो किया है। यह करारदाद इजिप्ट ने पेश की थी, जिसमें कहा गया कि अल-कुद्स या यरूशलेम की पोजीशन में किसी भी तब्दीली की कोई कानूनी बुनियाद नहीं है और इस फैसले को वापस लेना चाहिए। बताया गया कि इस करारदाद को 15 में से 14 अरकान की तायद हासिल हुई। यूनाइटेड नेशंस में फलस्तीन के नुमाइंदे रियाद मंसूर ने अरब न्यूज को बताया कि हम सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान के साथ राब्ते में और तकरीबन तमाम मुल्कों ने हमें अपनी तायद का यकीन दिलाया है। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका के सफीर डैनी डैनन ने इजिप्ट की इस करारदाद की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि किसी भी वोटिंग या बहस से यह हकीकत नहीं बदल सकती कि यरूशलेम इसराइल का दारुल हुकूमत है और रहेगा। इस दौरान तुर्की ने कहा है कि वो ऐसी एक करारदाद यूएन जनरल असेंबली में पेश करेगा। दुनिया के कई मुल्कों में अमेरिका के इस फैसले के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता में अमेरिकी सफारत खाने के बाहर जबरदस्त मुजाहरा किया गया। इस मौके पर इंडोनेशिया के उलमा ने एहतजाज के तौर पर अमेरिकी चीजों के बॉयकॉट की अपील की। तुर्की, पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों में भी मुजाहरे हुए। हैदराबाद के नूर खान बाजार में भी एक एहतजाजी कॉन्फ्रेंस और मुजाहरे का एहतमाम किया गया। फलस्तीनी इलाकों में भी पीर को जबरदस्त मुजाहरे हुए और इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस और एहतजाजियों के दरमियान झड़पें हुई, जिनमें कई एहतजाजी जख्मी हुए। इसराइल के जंगी हवाई जहाज़ों ने गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। बताया गया कि इससे पहले गाजा से 2 रॉकेट इसराइल में छोड़े गए। इसराइली फौज ने एक बयान में कहा कि रॉकेट हमलों के जवाब में यह कार्रवाई की गई। हलाकतों या जख्मी होने वालों के बारे में कोई खबर नहीं है। हालिया अरसे में ऐसे वाकयात में इजाफा हुआ है। फलस्तीनी ओहदेदारों ने बताया कि इसराइल के ताज़ा हमलों में बैतुल्लाहिया के करीब अलवाहा और अस्कलान में हमास की फौजी शाख अल-कसाम ब्रिगेड के ठिकानों को निशाना बनाया गया। मस्जिद अक्सा के इमाम खतीब शेख अकरम सबरी ने अल-कुद्स के बारे में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान को छेड़खानी करार दिया। एक बयान में अकरम सबरी ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान खासतौर पर उनका वो हिस्सा काबिल एतराज़ है जिसमें उन्होंने दीवार बुर्राक को इसराइल का हिस्सा करार दिया है। दीवार बुर्राक को यहूदी दीवार गिरिया या मगरबी वॉल या वेलिंग वॉल कहते हैं। इस दौरान इसराइल की हुकूमत ने पता चला है कि एक बिल तैयार किया है जिसके तहत हमलों के जिम्मेदार फलस्तीनियों को मौत की सजा सुनाई जाएगी। फौजी मामला से मुतल्लिक़ वज़ीर एविगोर लेबरमैन की पार्टी ने, जो हुकूमत में शामिल है, एक बयान में ये बात बताई।
अफगानिस्तान की दारकूमत काबुल में ISIS मिलिटेंट्स ने फौज की एक अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत पर हमला कर दिया, जिसके बाद जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। वजारत दाखिला के तर्जुमान नजीब दानिश ने बताया कि दिन के तकरीबन 10:10 पर हथियारों से लैस हमला आवर नेशनल डायरेक्टोरेट ऑफ सिक्योरिटी की अंडर कंस्ट्रक्शन इमारत में घुस पड़े। आखिरी खबरें मिलने तक लड़ाई जारी थी। फौरी तौर पर यह मालूम नहीं हो सका कि इस लड़ाई में कितने लोग मारे गए या जख्मी हुए। वजारत के तर्जुमान ने बताया कि फौरी मकाम पर इजाफी सिक्योरिटी फोर्सेस को भेज दिया गया। ISIS ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने कहा है कि सीरिया की यह सच्चाई है कि बशार अल असद सदर के ओहदे पर बरकरार रहेंगे, क्योंकि मैदान जंग में उनके मुखालिफिन को शिकस्त हो गई है। फ्रांस 24 चैनल से बातचीत करते हुए मैक्रोन ने कहा कि ईरान और रशिया ने मैदान जंग में बशार अल असद की कामयाबी में अहम रोल अदा किया है। उन्होंने कहा कि बशार अल असद सदर बरकरार रहेंगे, क्योंकि वो उन लोगों की हिफाजत में है जिन्होंने जंग के मैदान में कामयाबी हासिल की है, चाहे वो ईरान हो या रशिया। फ्रांस बशार अल असद हुकूमत का मुखालिफ रहा है और चाहता था कि उन्हें हटाया जाए। सीरिया की अपोजिशन अब भी मुतालबा कर रही है कि मुल्क के मुस्तकबिल में बशार अल असद का कोई रोल नहीं होना चाहिए और उन्हें ओहदे से हट जाना चाहिए। इसी सवाल पर हाल ही में जेनीवा बातचीत नाकाम हो गई। ईरान ने कहा है कि वो जल्द ही अमेरिका के इस दावे पर यूनाइटेड नेशंस में शिकायत करेगा कि सऊदी अरब में जिन मिसाइल्स को मार गिराया है वो ईरान के थे। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हैली ने यह इल्जाम लगाया था और सबूत पेश करने का दावा किया था। ईरान की वजीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल आमिर हतामी ने कहा कि ईरानी ओहदेदार अमेरिका के इन इल्जामात का जायजा ले रहे हैं और इस सिलसिले में जल्द ही एक शिकायत की जाएगी और यूनाइटेड नेशंस से रुजू हुआ जाएगा। ईरान ने यमन में सिविलियन टारगेट्स पर सऊदी इत्तेहाद के हमलों की मजम्मत की है। हफ्ते के दिन सऊदी इत्तेहाद के एक हमले में शादी की एक तकरीब को निशाना बनाया गया था। यह हमला मारीब सूबे में किया गया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने कहा कि आबादी वाले इलाकों पर सऊदी इत्तेहाद की बमबारी में तेजी उनकी बौखलाहट का सबूत है। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने इस बात को रद्द कर दिया है कि ईरान सल्तनत फारस को दोबारा जिंदा करना चाहता है। उन्होंने कहा कि ऐसे इल्जामात ईरानोफोबिया का हिस्सा है। उन्होंने तेहरान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। कतर का कौमी दिन धूमधाम से मनाया गया। एक ऐसे वक्त जब सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्कों के साथ कतर की कशमकश चल रही है। मुल्क के 25 लाख से ज्यादा लोगों ने इत्तेहाद का प्याम दिया। 1878 में शेख जसीम बिन मोहम्मद अल सानी की जानशीनी की याद में 18 दिसंबर को यह दिन मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हकूक इदारे के चीफ ने कहा कि रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ वहशतनाक जराइम के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। उन्होंने मुस्तकबिल में आलमी अदालत में म्यांमार की लीडर आंग सान सू की और म्यांमार की फौज पर नस्लकुशी के इल्जाम के तहत मुकदमे के इम्कान से इनकार नहीं किया। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हकूक इदारे के कमिश्नर ज़ैद राद अल हुसैन ने BBC से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह का ऑपरेशन हुआ उससे साफ जाहिर होता है कि फैसले आला सतह पर किए गए। 25 अगस्त के बाद म्यांमार की राखीन रियासत में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ फौज का क्रैकडाउन शुरू हुआ था, जिसकी वजह से लाखों रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश फरार हो गए। ज़ैद राद अल हुसैन ने रोहिंग्या मुसलमानों पर म्यांमार की फौज के हमलों को मंसूबा बंद और सोचे समझे करार दिया। उन्होंने म्यांमार की लीडर आंग सान सू की से टेलीफोन पर कहा था कि वो फौजी ऑपरेशन रोकें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि नस्लकुशी एक जंगी जुर्म है। इससे पहले ज़ैद राद अल हुसैन ने रोहिंग्या मुसलमानों के कत्लेआम को नस्लकुशी की बदतरीन मिसाल करार दिया था। इस दौरान ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि म्यांमार में अब भी रोहिंग्या मुसलमानों के घरों को जलाया जा रहा है। इंसानी हकूक की तंजीम ने अपनी रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए ये बात साबित की। ह्यूमन राइट्स वॉच के डिप्टी डायरेक्टर एशिया डिवीजन फिल रॉबर्टसन ने कहा कि आंग सान सू की ने रोहिंग्या मुसलमानों की वापसी के एक समझौते पर दस्तखत किए हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसे लोगों की वापसी पर उनकी हिफाजत की जमानत नहीं दी गई है और अब भी मुतासरा इलाकों में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ मुहिम जारी है। बांग्लादेश के शहर चिटागोंग में एक सियासतदान के एक जनाजे के मौके पर भगदड़ में 10 लोग हलाक हो गए और कई जख्मी हुए। ओहदेदारों को डर है कि मरने वालों की तादाद और ज्यादा हो सकती है। पुलिस चीफ इकबाल बहार ने बताया कि 15 जख्मियों की हालत नाजुक है। यह शहर के एक साबिक मेयर का जनाजा था जिनका जुमे को इंतकाल हुआ था। नाइजीरिया में यूनाइटेड नेशंस के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को निशाना बनाते हुए किए गए हमले में कम से कम 4 लोग हलाक हो गए। आलमी इदारे के तर्जुमान ने यह बात बताई। इस हमले के लिए बोको हराम को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस हमले में इमदादी कारकुनों को टारगेट किया गया। दुनिया भर से वक्त हो ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे। एक्सपर्ट्स ने कहा सेल्फी के शौकीन दिमागी मरीज हैं और फेसबुक का इस्तेमाल भी जहनी मसाइल पैदा कर सकता है।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। बीजेपी गुजरात बचाने में कामयाब, हिमाचल पर कब्जा कर लिया। मोदी ने कहा विकास की जीत हुई। मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया, कांग्रेस की हार के बावजूद राहुल का कद बढ़ा। ट्रंप का यरूशलेम फैसला वापस लिया जाए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद, अमेरिका का वीटो। फलस्तीनी इलाकों में झड़पें जारी, इसराइल ने एक बार फिर किए गाजा पर हमले। ईरान ने अल-हुसियों को हथियारों की सप्लाई का इल्जाम रद्द कर दिया, यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका के खिलाफ शिकायत करेगा। फ्रांस के सदर ने कहा बशार अल-असद ने जंग जीती है, ओहदे पर बरकरार रहेंगे। काबुल में फौजी इमारत पर आईएस का हमला, जबरदस्त लड़ाई। यूएन ओहदेदार ने कहा आंग सान सूची पर नस्लकुशी के इल्जाम में मुकदमा चल सकता है। बुलेटिन के इस हिस्से में सबसे पहले बात करते हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश की। नोटबंदी, जीएसटी, बैंकों के डिपॉजिट्स पर अवाम में बेचैनी और एंटी इनकम्बेंसी जैसे फैक्टर्स के बावजूद बीजेपी गुजरात में अपने इख्तिदार को बचाने में कामयाब रही और हिमाचल प्रदेश में उसने आसान कामयाबी हासिल की। जाफरानी पार्टी ने मुसलसल छठी बार गुजरात में कामयाबी हासिल की, लेकिन गुजरात में बीजेपी की सीटें 115 से घटकर 100 के आसपास हो गई। कांग्रेस ने गुजरात में अच्छा मुकाबला किया, जिसने बीजेपी के रवायती वोटर्स, पटेलों और ओबीसी की काफी ताईद हासिल की, लेकिन वो हुकूमत बनाने के लिए दरकार सीटें हासिल नहीं कर सकी। इसके बावजूद 2012 के असेंबली इलेक्शंस के मुकाबले में कांग्रेस की सीटों में तकरीबन 20 का इजाफा हुआ। गुजरात के इलेक्शंस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने सरगर्मी से मुहिम चलाई और ये चुनाव उनकी मकबूलियत का इम्तिहान बन गए। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली, लेकिन हिमाचल में चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा इस ताल्लुक से उलझन पाई जाती है, क्योंकि नामजद चीफ मिनिस्टर प्रेम कुमार धूमल इलेक्शन हार गए। चीफ मिनिस्टर गुजरात विजय रूपानी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल ने अपने कांग्रेस के मुखालिफिन को शिकस्त दी, हालांकि वो शुरू में पीछे चल रहे थे। ओबीसी लीडर अल्पेश ठाकुर और दलित लीडर जिग्नेश मेवानी ने कामयाबी हासिल की, जो कांग्रेस के टिकट पर इलेक्शन लड़े। गुजरात के इलेक्शन 9 और 14 दिसंबर को 2 मरहलों में हुए। इस इलेक्शन में पटेलों को रिजर्वेशन देने के वादे पर हार्दिक पटेल ने कांग्रेस की खुली तायद की थी। कांग्रेस ने इन इलेक्शन में हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर और जिग्नेश मेवानी से काफी उम्मीदें बांध ली थी। गुजरात वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आबाई रियासत है। इन इलेक्शंस को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के लिए एक आजमाइश समझा जा रहा था। एग्जिट पोल्स में पेशकयासी की गई थी कि गुजरात और हिमाचल में बीजेपी कामयाबी हासिल करेगी और कमोबेश ये एग्जिट पोल्स सही साबित हुए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश की कामयाबियों का सहरा विकास यानी तरक्की के सर बांधा। मोदी ने ट्विटर पर कहा कि जीता विकास, जीता गुजरात। वज़ीर आज़म मोदी ने नतीजों पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस बात का सबूत है कि तरक्की और अच्छी हुक्मरानी की सियासत के लिए तायद पाई जाती है। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि मैं बीजेपी के मेहनती कारकुनों को सलाम करता हूं, जिनकी मेहनत की वजह से ये मुतासिरकुन कामयाबियां हासिल की गई हैं। उन्होंने दोनों रियासतों के अवाम को यकीन दिलाया कि पार्टी उनकी खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और तरक्की के सफर को और आगे बढ़ाएगी। बीजेपी के सदर अमित शाह ने भी कहा कि यह विकासवाद की जीत है जिसने कांग्रेस के जातिवाद को शिकस्त दी है। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान वोटों की हिस्सेदारी में 8% का फर्क है। कांग्रेस के सदर राहुल गांधी ने अपनी पार्टी की शिकस्त कबूल की है। राहुल ने ट्विटर पर कहा कि कांग्रेस ने वकार के साथ गुस्से का मुकाबला किया। उन्होंने एक शाइस्ता मुहिम के लिए पार्टी कारकुनों को मुबारकबाद दी। राहुल गांधी इस तरह यह तासुर देने की कोशिश कर रहे थे कि बीजेपी ने गंदी सियासत की। गुजरात के इलेक्शंस की मुहिम के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सीनियर कांग्रेस लीडर मनमोहन सिंह और साबिक नायब सदर हामिद अंसारी और दूसरों पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने गुजरात में बीजेपी को हराने के लिए पाकिस्तान के साथ गठजोड़ किया था। राहुल ने यह भी कहा कि पार्टी अवाम के फैसले को कबूल करती है। राहुल गांधी ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कामयाबी पर बीजेपी को मुबारकबाद दी।
इस दौरान कांग्रेस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी गुजरात अशोक गहलोत ने कहा कि यह राहुल गांधी की क़यादत में पार्टी की अखलाकी जीत है। बीजेपी ने गुजरात के इलेक्शंस में कामयाबी जरूर हासिल की है, लेकिन इस चुनाव से राहुल गांधी की इमेज कुछ बेहतर हुई। जो हाल ही में कांग्रेस के सदर बने हैं, उन्होंने सरगर्मी से गुजरात में मुहिम चलाई थी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस में नतीजा 2-0 के साथ बीजेपी के हक में रहा। बीजेपी लीडर्स ने कहा है कि गुजरात में उसकी सीटों में कमी कोई धक्का नहीं है, जो बात मानी रखती है वो जीत है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने कहा कि कांग्रेस ने रियासत में जात-पात की सियासत पर इन्हिसार किया। पटेल लीडर हार्दिक पटेल ने बीजेपी को मुबारकबाद दी है और कहा है कि पटेलों के लिए रिजर्वेशन के मकसद से वो अपना एजिटेशन जारी रखेंगे। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के एतबार पर सवाल उठाया और कहा कि इन मशीनों को हैक किया जा सकता है। एक ऐसे वक्त जब अगले लोकसभा इलेक्शन सिर्फ 18 महीने दूर हैं, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की कामयाबी से मुल्क की सियासत पर पार्टी का शिकंजा और मजबूत हो सकता है। एक्सपर्ट्स की नजर में यह नतीजा इस बात को जाहिर करता है कि वजीर आजम मोदी अभी मकबूल लीडर हैं और बीजेपी का इलेक्शन लड़ने का अंदाज कांग्रेस से बेहतर है। बीजेपी कारोबारी तबके को कहीं न कहीं जीएसटी के असरात के बारे में अपने नुक्ते नजर पर कायम कराने में कामयाब रही। इन तमाम बातों से कतई नजर शायद यह भी एक हकीकत है कि हिंदुस्तान की इंतखाबी सियासत में नोटबंदी और जीएसटी जैसे मुआशी मामलात या मसाइल से ज्यादा फिरका परस्ती या फिरके की बुनियाद पर वोट अहमियत रखता है। लोकसभा और राज्यसभा को कांग्रेस सरकार की गड़बड़ की वजह से दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। ये अरकान साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह के बारे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रिमार्क्स पर माफी मांगने का मुतालबा कर रहे थे। कई बार गड़बड़ की वजह से ऐवानों को मुलतवी किया गया। आखिरकार लोकसभा और राज्यसभा को दिन भर के लिए मुलतवी करना पड़ा। लोकसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा में आनंद शर्मा ने यह मसला उठाया। मुंबई की खिरानी रोड पर एक दुकान में आग लगने से कम 12 लोग हलाक हो गए। यह आग सुबह तकरीबन 4:30 बजे लगी। फौरी आग बुझाने के लिए 3 फायर इंजन और 4 जंबो टैंकर्स को रवाना किया गया। कई घंटों के बाद आग बुझाई गई। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। आजकल ज्यादातर लोग सेल्फी या मोबाइल फोन के जरिए तस्वीरें लेने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते, लेकिन नफ्सियात के माहिरीन या साइकियाट्रिस्ट ने सेल्फियां लेने के शौकीन लोगों को जहनी मरीज करार दिया है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस बीमारी का नाम सेल्फीज रखा गया है और इसकी 3 किस्में बताई गई हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि सेल्फियां लेने वाले लोग बुनियादी तौर पर तवज्जो या अटेंशन चाहते हैं और उनमें खुद एतमादी या सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ये लोग वक्फे वक्फे से सेल्फियां लेते हैं और अपनी समाजी साख को बढ़ाने और खुद को ग्रुप का हिस्सा महसूस कराने की कोशिश करते हैं। यह रिपोर्ट जनरल मेंटल हेल्थ एडिक्शन नामी मैगजीन ने छापी है। नॉटिंघम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मार्क ग्रेफ ने कहा कि इस नई रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स को तमाम डेटा मिल गया है जो इस मामले में जरूरी था। इस रिसर्च के दौरान 400 लोगों की आदतों का जायजा लिया गया। इसके साथ साथ रिपोर्ट में सेल्फियां लेते हुए मरने वाले लोगों के डेटा को भी मद्देनजर रखा गया। एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि फेसबुक ने यह बात मानी है कि उसका इस्तेमाल या फेसबुक का इस्तेमाल लोगों के लिए जहनी मसाइल पैदा कर सकता है। फेसबुक रिसर्चर्स ने अपने ब्लॉग पर इस बात का इकरार किया कि लोगों को बिला वजह और गैर महसूस अंदाज में मिलने वाली मालूमात से उनके एहसासात या जज्बात बिगड़ जाते हैं। ऐसी सूरत हाल के लिए फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग ने माफी मांगी है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी दावा किया कि उनका मिशन दुनिया के लोगों को एक दूसरे के करीब लाना है। मुख्तलिफ रिसर्च रिपोर्ट्स में यह बात कही गई है कि फेसबुक, ट्विटर और दूसरी सोशल नेटवर्किंग साइट्स इस्तेमाल करने वाले लोग जज्बाती लिहाज से खुश नहीं होते। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। बीजेपी गुजरात बचाने में कामयाब, हिमाचल पर कब्जा कर लिया। मोदी ने कहा विकास की जीत हुई। मुकाबला तो दिले नातवा ने खूब किया। कांग्रेस की हार के बावजूद राहुल का कद बढ़ा। ट्रंप का यरूशलेम फैसला वापस लिया जाए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद। अमेरिका का वीटो। फलस्तीनी इलाकों में झड़पें जारी। इसराइल ने एक बार फिर किए गाजा पर हमले। ईरान ने अल-हुसियों को हथियारों की सप्लाई का इल्जाम रद्द कर दिया। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका के खिलाफ शिकायत करेगा। फ्रांस के सदर ने कहा बशार अल-असद ने जंग जीती है, ओहदे पर बरकरार रहेंगे।
काबुल में फौजी इमारत पर आईएस का हमला, जबरदस्त लड़ाई। यूएन ओहदेदार ने कहा आंग सान सूची पर नस्ल कुशी के इल्जाम में मुकदमा चल सकता है। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।